घर में जो सामान था उससे ही बनाया, बाज़ार से कुछ नहीं आया। और एकदम फ्लफ़ी केक बनाया, ये देखिए। मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ और ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मैंने इसमें कोई पेपर नहीं लगाया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए कितनी आसानी से निकल आया। ये मैंने किस किस चीज़ से बनाया है। मेरे पास ना ये बचा हुआ था कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि कस्टर्ड पाउडर की आइसक्रीम खाते खाते तो बहुत दिन हो गए, इस पैकेट से मैं कुछ और बनाती हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर, बस ये चीज़ डाली है मैंने इसमें। और चीनी, 1.5 कप मैदा, 1.5 कप चीनी और बेकिंग पाउडर डाला और आधा कप मैंने ये कस्टर्ड पाउडर डाला। बस उसी से बन गया ये। और इसमें मैंने मक्खन भी डाला है 50 ग्राम के करीब। और देखिए कितना बढ़िया केक बना है। अभी मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जाली दिखाती हूँ मैं आपको। और आप लोग कैसे हैं? बारिश के मौसम में क्या क्या बना के खा रहे हैं अलग अलग, चुपचाप मुझे बिना बताए वो भी बताइएगा, दिखाइएगा। कोरोना में हम लोग कितने मजे कर रहे थे जब लॉकडाउन हो गया था और हम घर में बंद थे। हम रोज घर में कुछ ना कुछ चीज बनाते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। अब घर का खाना खाने की आदत इतनी ज्यादा हो गई है कि हम हर चीज अब घर में ही बनाने लगे हैं। और ये एक अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। एक तो इससे हमारी पैसों की बचत होती है, हमें पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें उसमें जा रही हैं, अच्छा आटा, अच्छा मैदा, और कितना सस्ता पड़ता है। बाज़ार में यही हज़ार रुपए किलो के केक होते हैं, इतना महंगा केक मिलता है और उसमें वो लोग अंडा वंडा सब डालते हैं। तो यकीन नहीं होता, वो कहकर भी बेचते हैं कि एगलेस केक है, इसमें एग नहीं है, पर क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अब ये हमने एगलेस केक बनाया, हमें पता है कि हमारा एगलेस केक है। ये देखिए हाफ कट कर लिया मैंने इसको। अब इसमें आप चीनी का सिरप बना के उसमें कोई भी फ्लेवर डाल के इसमें डालिए। मैंने इसमें चीनी में ऑरेंज का फ्लेवर डाल के और पानी में घोलकर इसमें डाला है और इसमें बीच में वो डालूंगी, अभी थोड़ा गर्म है। और फिर ऊपर से इसकी डेकोरेशन, ये कस्टर्ड बना लिया मैंने थोड़ा सा ना, और ये कस्टर्ड बना के और इसके ऊपर लगा दिया और थोड़ी सी ये चॉकलेट सॉस डाल दी इसके ऊपर। चॉकलेट तो सबको पसंद होती है। और बस, और मेरे 1.5 कप, सिर्फ 1.5 कप था। मैं आपको कप दिखाती हूँ कौन से वाला कप, इतना बड़ा सिर्फ 1.5 कप मैदा लिया। ये देखिए 250 ग्राम का पैकेट था मैदे का और अभी इसमें इतना पैकेट बचा हुआ है, यानी कि हाफ पैकेट भी यूज नहीं हुआ है। 250 ग्राम में से भी हाफ पैकेट यूज नहीं हुआ है और इसमें से एक ये बन गया और एक ये बन गया। 2 केक कितने बड़े बड़े, ये कम से कम 9 इंची का तो होगा, 9 इंची का होगा, 8-9 इंची का। और डबल लेयर है, ये देखिए इतना मोटा केक है। और इसका वजन होगा करीब करीब 600 ग्राम होगा, 600-700 ग्राम। मैं हाथ में देकर बता देती हूँ किसी चीज का वजन। 600-700 ग्राम का केक है ये। अभी इस पर आइसिंग नहीं करी, अभी इसमें क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई है। और ये भी होगा करीब करीब, ये होगा करीब करीब 350-400 ग्राम का, 350 ग्राम का तो होगा। तो इतना केक हमारा लगभग 150 ग्राम मैदा से बन गया। और ये पैकेट आया था, ये पैकेट ये 40 रुपीज का है, 40 रुपए का पैकेट है, आधा किलो का पैकेट है। हाँ ये 40 रुपए का आधा किलो का पैकेट है ये, और आधा भी नहीं लगा, यानी कि सिर्फ 20 रुपए के मैदे से ये बन गया। ये कस्टर्ड पाउडर मेरे पास पड़ा था तो इसमें आधा पैकेट से भी कम डाला मैंने कस्टर्ड पाउडर। और 1.5 कप मैंने चीनी डाली है। कितने की चीनी हुई? 100 रुपए का सामान भी नहीं लगा और मेरे पास 2 केक बन गए इतने अच्छे। और 20 मिनट मैंने इसको गैस पे रखा था बस, और गैस पे ही बन गया, अवन की भी जरूरत नहीं है। तो बिजली महंगी अगर लगती है अवन में नहीं बनाना तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए
कितना टेस्टी है और कितना स्पंजी है। इसमें देखिए कितना अच्छा स्पंज आ रहा है। देखिए कितनी अच्छी जाली आ रही है, जाली से पता लग जाता है कि कितना अच्छा स्पंज है इसमें केक में। और गैस पे बनाया है, किसी ओवन में नहीं बनाया, किसी माइक्रोवेव में नहीं बनाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये ऐसा फर्स्ट टाइम बनाया है। आपको अच्छा लगा हो तो मैं इसकी रेसिपी दे दूंगी सही से, तो आप ज़रूर बनाना। या फिर मैं दोबारा से कल परसों फिर से इसको खा लूँ, 2 दिन बैठ गए, फिर 2 दिन बाद फिर से इसको बनाऊंगी, तो मैं आपको फिर से फुल रेसिपी के साथ दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे पता नहीं था, उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा बन जाएगा, लेकिन वाकई में बहुत बढ़िया बना है, बहुत टेस्टी है। और फ्लफी और स्पंजी देखिए कितना है, ये देखिए उंगली कैसे घुस रही है इसमें। और ये गैस पे बना है, सबसे बड़ी बात। कोई स्पेशल बर्तन नहीं चाहिए, कोई स्पेशल ओवन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे आप भी घरों में ही खाना बनाइए, कोशिश करिए कि हर चीज़ घर में ही बनी हुई खाएं, बाजार का कम से कम खाएं। आप कहेंगे नहीं वर्षा तो जैन है तो इसलिए ऐसा खाना बनाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं जैन हूँ और हमारे यहाँ थोड़ा सात्विक खाना खाते हैं, बाहर का कम खाते हैं, लेकिन बाहर का नहीं खाना इज वेरी हेल्दी फॉर यू। तो अभी मैं एक कहानी भी पढ़ रही थी, मैंने एक हिटलर की कहानी पढ़ी, वो सुभाष चंद्र बोस की। मैं आपको सुनाती हूँ, खाते खाते सुनाती हूँ। वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी केक है और मीठा कम है। इतने कम मीठे का केक बाजार में नहीं मिलता। तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुनिए ध्यान से, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत रत्न, हम सब के प्रिय एक ऐसे नेता थे भारत के, जिसको अभी तक हिंदुस्तान आंसू बहाता है हमको याद करके, और ये जरूरी भी है। सुभाष चंद्र बोस एक सच में एक बहुत ही शानदार नेता थे। तो एक बार जब वो जर्मनी गए हिटलर से मिलने के लिए, तो बाहर ऑफिस में बैठ गए और अपनी किताब कोई अखबार पढ़ रहे थे हिटलर का इंतजार करते हुए। हिटलर के भेष में कोई और व्यक्ति आता है और उनसे बात करता है, वो उससे बात करते हैं और वो चला जाता है। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है, वो भी हिटलर के बिल्कुल हिटलर जैसा ही वेश होता है उसका। नेताजी सुभाष चंद्र जी से बातें करता है और चला जाता है। नेताजी उससे ऐसी नॉर्मल बात करते हैं, वो चला जाता है। नेताजी उसको हूँ हाँ करके बस जवाब दे रहे होते हैं और वो अपने अखबार पढ़ने में मशगूल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके कई हिटलर बनकर आए, हिटलर के बेट में नेताजी से बात करके चले गए। कोई और व्यक्ति आता होता नेताजी की जगह, तो वो सोचता कि मैं तो हिटलर से बात करके आया हूँ, लेकिन नेताजी तो नेताजी थे। बहुत देर बाद हिटलर वाकई में आया, नेताजी के पास आया और उसने आते के साथ ही नेताजी के कंधे पर हाथ रखा और उसने पूछा, हाँ जी कैसे हो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकदम से हिले, मूवमेंट हुई और उन्होंने कहा हिटलर। तो हिटलर अचंभित हो गया, उसने कहा कि आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं हिटलर हूँ, आप तो मेरे से कभी नहीं मिले, आपने मुझे पहचाना कैसे। तो नेताजी सुभाष चंद्र क्या बोले, उन्होंने बोला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसके नाम से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी कांपता है, उसके कंधे पर हाथ रखने की जरूरत सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो है हिटलर। तो सोचिए कैसे उन्होंने उसको पहचाना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही नहीं सुभाष चंद्र बोस बने थे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो भारत रत्न थे। वाकई में उन्हें भारत रत्न दिया नहीं जाना चाहिए था, वो तो खुद ही एक भारत के रत्न थे। तो इस तरह के नेता हमारे देश को आज भी चाहिए। मैं मानती हूँ कि मोदी जी के रूप में एक ऐसा नेता हमने पाया है, एक भारत रत्न पाया है, लेकिन हमारे देश में इस तरह के अभी भी काफ़ी रत्न छिपे हुए पड़े हैं। उन्हें खोजना है, उन्हें पहचानना है और भारत को स्वर्णिम भविष्य देने के लिए ऐसे सुभाष चंद्र बोसों को खोज खोज कर भारत का रत्न बनाना है, स्वर्णिम इतिहास बनाना है, स्वर्णिम मुकुट बनाना है। तभी भारत का भविष्य चमक सकता है, हमारा भारत तरक्की कर सकता है और विकास कर सकता है। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अच्छी लगी हो तो केक खाइए। अशोक गोयल जी कैसे हैं आप? तेज प्रकाश, रमेश दत्रिया जी, नरेश श्रीवास्तव जी, सुरेश नापा जी, निखिल कौशिक जी कैसे हैं आप? अमिता सक्सेना जी, रुपेश अग्रवाल जी, विशाल अग्रवाल जी,
सुबीर कौर जी, रेणु गुप्ता जी, जय श्री राम, जयप्रकाश गुर्जर सनातनी जी, जय श्री राम, विजन चौधरी जी, जय श्री राम। अच्छा, एक बात और, आज हमारे सुबह घर में हवन था, उसके बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। तो मैं जब गौ ग्रास खिलाने गौ माता के पास गई तो बहुत सारी गायें थी वहाँ पर और कूड़ा खा रही थी। तो जब मैंने उनको भोग लगाना चाहा, मतलब पूरी सब्जी हलवा जो भी मैं लेकर गई थी प्रसाद उनको खिलाने के लिए। नमस्ते भूपेंद्र कंसल जी, कैसे हैं सर आप? जय श्री राम। देव पर्वत हिमालय की जय हो, देवात्मा हिमालय की जय हो। तो जब मैं गौ माता को ग्रास खिलाने गई, उनको प्रसाद चढ़ाने गई, उनको खिलाने गई और उनको बुलाया, माता जी भोग लगाइए, तो गौ माता कूड़ा छोड़कर पूरी सब्जी हलवे का भोग लगाने को तैयार नहीं थी। तो उनको सिर्फ कचरा खाने की आदत पड़ गई है और थैलियों को उन्होंने मुंह में दबा रखा था। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, दुख हुआ कि हमने गौ माता को कूड़ा खाने के लिए मजबूर करके उनको उस चीज़ की आदत डाल दी। वो आदत उनसे छुड़वानी पड़ेगी, एक खटी बच्चे की आदत है वो गौ माता की। तो ये कूड़ा जो होता है, और वो कूड़े घर के पास खड़ी थी तो कूड़ा बाहर निकाला हुआ था। तो कूड़ा जब भी बाहर निकाला जाए उसको हाथों हाथ तभी की तभी हटाया जाए वहाँ से, ताकि कूड़े के पास गौ माता ना आए और वो कूड़ा ना खाएं। किसी तरह का कुछ भी अगर इंतजाम हो सकता है तो आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या करना चाहिए जिससे कि गौ माता कूड़ा ना खाएं? उसके लिए कमेंट में आप नीचे लिखिए कि आपकी क्या राय है, क्या कर सकते हैं हम, प्रशासन को कैसे समझा सकते हैं, सरकारी तंत्र को कैसे समझा सकते हैं, या जो गौ माता को रखते हैं, जिनकी वो माता होती हैं, जिनके पास रहती हैं, उनको किस तरह उनके लिए कानून बनाया जाए ताकि इस तरह का ना हो जो हुआ, जो मैंने देखा। और ये आज की बात नहीं है, ये मैंने कई बार नोटिस किया है। करण भाई महिवारा जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? तेज प्रकाश जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा देखकर, और बहुत दिन बाद मैं किचन में आप सबको लाइव दिखा रही हूँ। सबकी बहुत डिमांड आई थी कि मैडम आप खाना बनाना देखते थे तो मन लगा रहता था, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। कुछ नहीं है, मैं भी आपकी तरह नॉर्मल खाना बनाती हूँ, पर क्या हुआ था कि लॉकडाउन में हम लोगों को बात करने के लिए कोई बहाना चाहिए था। किसी को ऐसा ना लगे कि हम लॉकडाउन में हैं और घर में पिंजरे में बंद हो गए हैं, हम समाज से कट गए हैं, या फिर डिप्रेशन ना आए। हमने देखा कि डिप्रेशन में आत्महत्याएं तक कर लेते हैं लोग। तो लॉकडाउन तो काफ़ी लंबा टाइम था, 3 महीने के करीब लॉकडाउन खुलता रहा, बंद होता रहा, लोगों में डिप्रेशन आने लगा था। तो इसलिए मन की बात जैसे मोदी जी करते हैं उसी राह पर चलते हुए मैंने अपने मन की बात सबसे करनी शुरू करी और सोशल मीडिया पर सबको कनेक्ट करे रखा। अपनी जान में मैंने ये एक ऐसी कोशिश करी थी जिससे कि सभी लोग आपस में कनेक्टेड रहें, अपने दिल की बात करते रहें, दूसरों के दिल की बात सुनते रहें और उनको कभी भी अकेलापन महसूस ना हो, क्योंकि अकेलापन ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, 100 बीमारियों की जड़ होता है। तो इसलिए मैंने क्या करा कि लॉकडाउन में ऑलमोस्ट हर दिन मैं सोशल मीडिया पर लाइव होती रही और सबसे कनेक्ट होती रही, और किसी ना किसी बहाने, चाहे मैं कपड़े धो रही हूँ, चाहे मैं बर्तन धो रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो मैं लाइव में शेयर करती रही, ताकि एक परिवार बन जाए। परिवार, एक ऐसा परिवार जो कि हम अपने मन की बात आपस में शेयर करें, और अगले दिन अगर एक दूसरे को टाइम पर ना देखें तो उसकी चिंता हो कि वो क्यों नहीं दिख रहा, वो ठीक है या नहीं, कहीं बीमारी ने उसे तो नहीं घेर लिया। जैसे परिवार एक की चिंता करता है, ऐसे ही हम एक दूसरे की चिंता करने लग गए थे। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा था हमारा लॉकडाउन में भी। हमने बहुत ज़्यादा आपस में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने दी थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करने दी थी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आपस में जुड़े रहना। हमारी एकता ही देश को आगे बढ़ाती है, देश को आगे ले जाती है, और यही देश को परचम पर पहुंचाएगी। तो हमेशा एक रहिए, जुड़े रहिए, अपने मन की बात करते रहिए। ये मत सोचिए कि हमारे मन की बात कहने से दूसरा परेशान होगा, उसे अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, कोशिश तो करिए, अपने तरीके से समझाइए, और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मत कीजिए। सोशली आप जुड़े रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग अभी भी जरूरी है। कोरोना बिल्कुल गायब नहीं हुआ है, लेकिन हम उसको भेज कर ही रहेंगे। तो जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते रहेंगे हम आपस में, और आप अपने कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि आपने भी ऐसा केक बनाया है या नहीं। इससे पहले भी बनाए होंगे आपने, बहुत सबने बनाए होंगे, मुझे पता है, खाए भी होंगे, और मुझे बताए बिना बनाए होंगे और खाए होंगे।
तो अब की बार जब भी बनाए तो मुझे दिखाइएगा, केक ही नहीं कुछ भी अच्छी चीज़। आलू का परांठा भी आप दिखा सकते हैं, बनाने के बाद भी दिखा सकते हैं। तो बनाते रहिए, दिखाते रहिए, एक दूसरे से कनेक्ट रहिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो खुशियाँ जब तक ना बांटें जब तक मज़ा नहीं आता। किसी भी तरह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी सोशल मीडिया पर बांटते रहिए। चाहे वो बारिश में खुश होने की खुशी हो, चाहे वो अच्छा खाना बनाने की खुशी हो, चाहे वो परिवार में हर्षोल्लास मनाने की खुशी हो, चाहे वो त्यौहार मनाने की खुशी हो, चाहे वो हवन करने की खुशी हो। जैसे आज मैंने आज सुबह हवन की भी आपको लाइव डाली थी, जब हवन कर रहे थे हम उसकी भी लाइव डाली थी। और पंडित जी जो बता रहे थे, जो सिखा रहे थे, वो थोड़ी सी लाइव में निकल गई। जो उन्होंने बीच में एक और बताया था कि हमें घर में बना हुआ खाना ही क्यों खाना चाहिए, उन्होंने वो भी बताया था पंडित जी ने, और बहुत अच्छे से डिटेल में भी बताया था। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया था कि माँ बाप की सेवा क्यों करनी चाहिए, माँ बाप का कहना क्यों मानना चाहिए, माँ बाप का कहना मानने से क्या होता है, सुबह उठकर हमें अपने से बड़ों को प्रणाम क्यों करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होता है। उन्होंने वो भी 4 चीज़ें बताई थी और बहुत अच्छे से बताई थी। वो शायद मेरी लाइव में आपको डालने से निकल गई, उस समय लाइव बंद हो गई थी, नेट नहीं काम कर रहा था, नहीं तो मैं आपको वो भी सुनाती। वो भी बहुत अच्छा बताया था उन्होंने, और जो भी बहुत अच्छा बताया था मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा दिखाया है आपको। तो वो 2 लाइव डाली है मैंने सुबह हवन की, आपको देखिएगा। बहुत अच्छा बताया था पंडित जी ने उसमें। उन्होंने ये बताया था कि माँ बाप को सुबह शाम प्रणाम करने से क्या होता है, उससे आपको कौन कौन से बल, बुद्धि, ज्ञान और शोहरत मिलती है अगर आप सिर्फ उनको प्रणाम करें सुबह शाम। तो कितना आसान काम है। अगर हम अपने आप खुद करेंगे तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। हम कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, या हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। हम अपने बच्चों को घर का खाना खाने से कहते हैं लेकिन वो नहीं खाते, बाज़ार का खाते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि उसमें भी आपका दोष है। आप समय पर उनको बनाकर नहीं देते, उनके मतलब का बनाकर नहीं देते। आपका आलस ही बच्चों में वो गलत आदतें डालता है। एक तरह तो सही भी था जो पंडित जी ने कहा। हम सोचते हैं कि बच्चा रोएगा, जिद करेगा, परेशान हो जाएगा, हमें तंग करेगा, चल छोड़, खा ले बाहर का, या फिर हम भी परेशान ना होने के चक्कर में आलस कर जाते हैं, तो वही आदतें बच्चों को पड़ जाती हैं। लेकिन पंडित जी ने जिस तरह बहुत अच्छे से हमें समझाया तो बहुत अच्छे से समझ में आया। और ये पंडित जी समझाते बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जब भी हवन करते हैं यही पंडित जी करते हैं, बहुत अच्छा हवन करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा कर जाते हैं। तो अगर आपने वो सुबह वाली लाइव नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी हवन वाली लाइव। और 2 डाली थी मैंने हवन वाली लाइव। और जो दिल्ली गंदगी छोड़ो के बारे में जो प्रधानमंत्री ने आजकल स्लोगन दे रखा है कि दिल्ली छोड़ो, इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज भी मैंने 4th लाइव डाली थी जिसमें कि हम ये चर्चा करते हैं कि गंदगी छोड़ो का ये मतलब नहीं है, गंदगी दिल्ली छोड़ो कि हम झाड़ू लेकर सड़कों पर खड़े हो जाएं या झाड़ू देने लग जाएं या फिर उसकी फ़ोटो खिंचाकर बोले कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी दिल्ली छोड़ो, इसलिए हम झाड़ू लेकर एक तरह से सिंबलाइज कर रहे हैं कि हम गंदगी हटा रहे हैं, तो आप भी ऐसे करिए। नहीं, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनकी बड़ी गहन और गूढ़ बातें होती हैं। उन्होंने हमें एक तरह से इशारा दिया है कि गंदगी, कितने तरह की गंदगी है भारत में और कौन कौन सी गंदगी है जो हटानी चाहिए। सिर्फ झाड़ू लेकर खड़ा नहीं होना, हमें अपने दिल की, दिमाग की, अपने शासन की, प्रशासन की, अपनी कमज़ोरियों की, भ्रष्टाचार की, गरीबी की, जनसंख्या की और भी ऐसी बहुत सारी गंदगियां दूर करनी है। तो मैंने आपसे पूछा भी है, मैं आज 4थी वीडियो डाली थी गंदगी का कि गंदगी दिल्ली छोड़ो, और इसमें मैं आपसे पूछती भी हूँ, नीचे कमेंट्स में भी लिखिए कि आप किस तरह की गंदगी भारत से हटाना चाहते हैं। और बहुत लोग लिखते भी हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें प्रधानमंत्री के कहने का मर्म समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। शेयर करने के लिए हाँ, तो इस तरह आप बहुत सारे तरह की गंदगी की तरफ इशारा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौन सी गंदगी हटाना चाहते हैं या फिर आप कौन सी गंदगी भारत से हटाना चाहते हैं। और इसकी एक नई कड़ी कल होगी, एक नया लाइव कल डलेगा गंदगी दिल्ली छोड़ो के ऊपर, हम कौन सी गंदगी हटाना चाहते हैं। और ये बहुत गूढ़ विषय होगा। ये जो मैंने सोचा है थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है,
तो हो सकता है थोड़ा अजीब लगे आपको, क्योंकि हम ना कई कई टाइम से, सालों से जो हमारे साथ होता रहता है ना, हमें उसकी एक्चुअली आदत पड़ जाती है। हम उसमें चेंज की सोचते भी नहीं हैं। हमें लगता ही नहीं कि इसमें चेंज होना भी चाहिए या हो भी सकता है, या चेंज से क्या फ़र्क पड़ेगा, चल छोड़ना। लेकिन नहीं, जो कल मैं टॉपिक आपके साथ गंदगी भारत छोड़ो, गंदगी दिल्ली छोड़ो में शेयर करूँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा और आपको ज़रूर सही में लगेगा कि हाँ वर्षा सही कह रही है, ये वाली गंदगी ज़रूर हटनी चाहिए देश से। थोड़ा मुश्किल है, जैसे नोटबंदी थी, जैसे कि धारा 370 थी, जैसे कि 3 तलाक था, ऐसे ही ये भी मुश्किल होगा। लेकिन इसकी तरफ ना तो अभी तक किसी का ध्यान गया है, ना ही कोई सोच रहा है कि ऐसा भी करना चाहिए और ऐसा हो सकता है, क्योंकि सौ सालों से आदत पड़ी हुई है हम सबको उसकी। लेकिन जब मैं कल कहूँगी ना लाइव में, तो प्लीज़ 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 थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि ये चेंज होना चाहिए हमारे भारत के मान के लिए, उसके सम्मान के लिए, आपके लिए, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, है ना। और आप सबसे बातें करके कितना मज़ा आता है, मुझे कितना अच्छा लगता है, और आप सबको भी मेरी बातें सुनकर अच्छा लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनते हैं आप, और उसको ना तो सिर्फ सुनते हैं, लाइक भी करते हैं, नीचे कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है, ताकि आप चाहते हैं कि आपके अलावा भी बहुत सारे लोग इन बातों को सुने, देखें और इनको अमल में लाएं, ताकि ये बात सरकार तक जाए, दूर तक जाए, जहाँ तक हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं मोदी जी तक जाए। इसीलिए आप सब इसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एडवांस में ही धन्यवाद। शेयर करने के बाद तो सभी करते हैं, लेकिन मैं एडवांस में ही आप सबको धन्यवाद कर रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे को ध्यान से सुनते हैं, सराहते हैं, कमेंट में भी अपना दर्शन भी रखते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसके अलावा और क्या होना चाहिए, हम सरकार से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं, और सरकार को उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो मोदी जी ने हमारे लिए किया है ना। और एक और बात बताऊं मैं आपको, हमारे पास में एक स्लम है जेलरवाला बाग, जहाँ पर मैंने पिछले साल सड़क बनवाई थी। हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को लेटर लिखी थी, प्रार्थना करी थी, और उन्होंने जो 10 सालों से वहाँ पर सड़क नहीं बन रही थी, कच्ची सड़क थी, लोग रोज़ फिसलते थे वहाँ पर, 1-1 फुट मिट्टी भरी रहती थी और सूअर पड़े रहते थे वहाँ पर बरसातों में, क्योंकि पानी भर जाता था, बड़े बड़े गड्ढे होते थे वहाँ पर। मैंने सिर्फ अपने प्रयत्न से, मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, बिना नेता होते हुए भी अगर हम प्रयत्न करें तो कुछ भी करवा सकते हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मैंने प्रयास करके वहाँ पर सड़क बनवाई। सबने मुझे कह दिया था, वर्षा 10 सालों से हम कोशिश करें, यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, तुम हमसे लिखवा लो, यहाँ सड़क नहीं बन सकती। और मैंने सिर्फ 2 महीने मेहनत करी और मैंने वहाँ पर सड़क बनवा दी। और वहाँ पर एक शौचालय है जो कि जीर्ण शीर्ण हालत में है, जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। वहाँ पर ना तो पानी का प्रबंध है, और उस पर करीब 2-3 हज़ार लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसको पुनर्निर्माण करने के लिए मैंने लेटर पास करवा दी है, और शीघ्र ही उसका पुनर्निर्माण कराऊंगी। तो वो स्लम के लोग कितने खुश होंगे, जिनकी तरफ लोग बाग ध्यान ही नहीं जाता, जहाँ पर आसानी से कोई नेता या कोई भी पहुँचता ही नहीं, जा ही नहीं सकता, क्योंकि गंदगी और बदबू इतनी ज़्यादा होती है, और छोटे लोगों की कोई सुनना भी नहीं चाहता। मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ स्लम में, इसलिए मुझे वहाँ पर पास की नॉलेज है। मुझे पता है कि उन लोगों को कितनी परेशानी होती है उसकी वजह से। एक शौचालय, और वो भी इतना गंदा, टूटा फूटा, जहाँ पर पानी नहीं है, नल नहीं है, जहाँ पर जो मल मूत्र की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, और बरसातों के दिनों में वहाँ पर छत टूटी फूटी होने से पानी बहता रहता है, गंदगी रहती है, बीमारियाँ होती हैं। उस स्लम का पुनरुद्धार होगा तो कितनी बड़ी बात है। जो वो लेटर है वहाँ से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो कि स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, वहाँ से लेटर पास होकर आ गई है मेरे पास, मेरे नाम से, मेरे हस्बैंड के नाम से लिखी थी मैंने लेटर, अर्जुन जैन के नाम से, वो पास होकर आ गई है, और वहाँ पर शौचालय का पुनर्निर्माण होगा। वो लेटर भी मैं आपको कल दिखाऊंगी, लाइव में दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा। अगर हम कोशिश करें तो कुछ भी हो सकता है, और अगर हम चाहें तो हम समाज के सबसे आखिर पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। एक तो हमारे लिए हौसला होना चाहिए हमारे अंदर, दूसरी बात हार ना मानना, ये भी एक कारण है, मैं हार नहीं मानती। तीसरा कि हम उनके लिए क्यों करें, क्या ज़रूरत है, वो तो जी रहे हैं, वो तो ऐसे ही हैं, वो तो जी लेते हैं, ये सोच नहीं होनी चाहिए।
हर व्यक्ति के लिए आपके मन में सम्मान होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक आप जब तक नहीं पहुंचेंगे, सेवा तब तक आपकी पूरी नहीं होगी, तो वो सेवा पूरी नहीं होगी। ये देखिए, ये लेटर है वो जो ये पास होकर आ गई है। उल्टा दिख रहा है क्या इसमें आपको? मैं दिखाती हूँ इसको इधर करके। ये देखिए, उल्टा दिख रहा है इसमें लिखा हुआ आपको, है ना? इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार सेवार्थ श्रीमती वर्षा जैन, हाउस नंबर लिखा हुआ है, अशोक विहार लिखा हुआ है, और अतिरिक्त निजी सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री, भारत सरकार, अनुसंधान भवन 2, रफ़ी मार्ग। और यहाँ से ये लेटर आई है, ये शौचालय पास हो गया है। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर मेरी जरा सी मेहनत, ये कामयाबी है हमारी, ये हमारी सरकार की कामयाबी है, ये मोदी जी की कामयाबी है, जो ये सारे छोटे बड़े काम जो नहीं होते थे पहले, ये देखिए ये लेटर बनकर आई है और उसमें लिखा है प्लीज़ फाइंड एनक्लोज्ड अ कॉपी ऑफ लेटर रिसीव्ड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर C4 DUSIP गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर रिगार्डिंग रिपेयर reconstruction of toilet complex at Jailer Bagh block A Ashok Vihar for information, thanking you your faithfully। ये देखिए मोहर लग रही है ऊपर भारत सरकार की, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर लिखा है अतिरिक्त निजी सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। ये लेटर जब वर्षा जैन पास करा सकती है तो कोई भी पास करा सकता है, कोई भी काम करा सकता है, लेकिन आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी। अपने लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना आना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए करिए जो जिनके लिए करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। नेता बनना ज़रूरी नहीं होता, आम जनता बनिए, लेकिन जनता ऐसी जो कि हर दिल पर राज करे, जिसके सब अपने हों। मेरी एक आवाज़ पर सारे लोग दौड़े चले आते हैं, सब मुझे अपना मानते हैं। कोई दीदी कहता है, कोई भाभी कहता है, कोई बेटी कहता है। क्यों? क्योंकि हम अपने दिल में उनके लिए स्थान रखते हैं। किसी को भी अपना बनाया जा सकता है, लेकिन अपने बनाने का जज्बा होना चाहिए। नफ़रत नहीं फैलाइए, प्रेम फैलाइए। सबके लिए अपने बनकर रहिए, सबका भला सोचिए। ईश्वर ने आपको धरती पर अगर कुछ साधनों के साथ भेजा है, आपको एजुकेशन मिली है, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, हौसला रखिए। नेता बनना ही सब कुछ नहीं होता, सेवक बनिए। यही हमें मोदी जी ने सिखाया है, वो अपने आप को सेवक कहते हैं। मैं भी अपने आप को सोशल वर्कर ही मानती हूँ, क्योंकि मैं सोसाइटी के भले के लिए काम करती हूँ, और वो भी बिना किसी NGO के, बिना किसी पॉलिटिकल हेल्प के। सिर्फ जज्बा है मेरे अंदर, और फैमिली के काम से कुछ समय निकालना होता है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 24 घंटे में 48 घंटे कैसे बनाए जाते हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, पेपर देते थे, हम बच्चे थे, तो हम कितना टाइम निकाल लेते थे अपने पढ़ने के लिए, फैमिली के लिए, पढ़ाई के लिए। इसी तरह समाज के लिए भी टाइम निकालिए और समाज के लिए कुछ करिए। हम मरेंगे, ऊपर जाएंगे भगवान के पास, तो नीचे सच में आंसू बहाने वाला कोई होगा जो कहेगा हाँ थी कोई, हमारे लिए ये करके गई। उस सड़क को, शौचालय को, या फिर उन बगीचों को देखकर जहाँ पर हमने पौधे रोपे हैं, वो हमेशा हमें सच्चे दिल से याद करेंगे। ईश्वर ने हमें यहाँ पर धरती पर भेजा है तो उसका कोई मकसद रहा होगा। सिर्फ आना, जन्म लेना, खाना पीना और वापस उसके पास चला जाना, यही तो जीवन का उद्देश्य नहीं है ना। तो बहुत बातें हो गई, मैं बहुत बोलती हूँ। मेरे घर के लोग कह रहे हैं सुशांत राजपूत के बारे में भी बोल दो। कुछ लोग कह रहे हैं सुशांत राजपूत की CBI जांच जरूरी नहीं थी, नहीं करनी चाहिए, क्या ज़रूरत है? कौन सा वो बड़ा आदमी था, कोई नेता था? और फिर इतने लोग मरते हैं, इतने लोग आत्महत्या करते हैं। या तो सभी की करो, उसकी मत करो। लेकिन ऐसा नहीं है। सुशांत राजपूत कोई बड़ा आदमी चाहे हो ना हो, चाहे नेता हो ना हो, लेकिन उसने अपनी कला से बहुत लोगों के दिल पर राज किया। ये बात तो आप सभी मानते हैं ना?
उसके अंदर एक कला थी जिससे वो सबको हंसाता था, सबके दिल पर राज करता था। और जो उसकी हत्या हुई है या उसने सुसाइड करा है, अगर उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए इतनी जनता आगे आ रही है, हल्ला मचा रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है, कह रही है, तो कुछ ना कुछ तो उस बंदे में बात होगी। और आपका क्या जा रहा है अगर सीबीआई उसकी जांच कर रही है? बहुत सारे गहरे राज खुलेंगे, क्रिमिनल सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई व्यक्ति इस तरह पकड़ा जाता है, सीबीआई जांच होती है उसकी, और इस तरह उसकी वो पकड़ा जाता है, तो और आगे इस तरह के क्राइम नहीं होंगे, क्राइम रुक जाएंगे इस तरह के होने। और क्रिमिनल्स को डर रहेगा कि अगर हमने इस तरह का क्राइम किया तो सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है और हमें भी पकड़ा जा सकता है। तो इंक्वायरी बंद हो सकती है, बंद तो अभी भी हो सकती है सीबीआई इंक्वायरी अगर आप चाहें तो, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर हो रही है, सरकार राजी हुई है किसी तरह, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल सामने आने वाले हैं, आपको भी पता है। और इस तरह की जांच होने से क्राइम रेट भी घट जाता है, क्रिमिनल्स के ऊपर डर बैठ जाता है, उन्हें लगता है कि नहीं, क्राइम नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जैसे अरब देशों में होता है, क्रिमिनल्स को सूली पर चढ़ा देते हैं, चढ़ाई पर। अगर हमारे देश में इस तरह की सज़ा का प्रावधान हो जाए रेप केस में या मर्डर केस में, तो इस तरह के क्राइम हमारे देश से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हमारे देश की जो काली छाया है ना, जो विदेशी कहते हैं अच्छा भारत, वहाँ तो क्राइम का देश है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारा टूरिज़्म नहीं पनप रहा देश में। अगर हमने अपने देश से क्राइम ख़त्म करना है ना, तो हमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। और इस तरह की सीबीआई जांच हर केस की ज़रूरी है। अगर हमें जरा सा भी उसमें लूज पोल लगता है और सरकार अगर राजी हो जाती है, कितनी मुश्किल से तो सरकार राजी हुई है उसकी सीबीआई जांच करवाने के पर, इस राज्य का प्रेशर, उस राज्य का प्रेशर, अब राजी हो गई तो लोग कह रहे हैं क्यों करवा रहे हो भाई, इतनी सारी मौतें होती हैं, इसको भी जाने दो, ताकि क्राइम हमारे देश में पनप सके। जो ऐसा बोल रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं, उनको लग रहा है कि इस तरह की जांचें शुरू हो गई तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो इस तरह की जांचों का साथ दीजिए, सरकार को हेल्प कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। जितने क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे हमारे देश से क्राइम कम होगा और आगे क्राइम होने की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर बातें कर कर। ऐसा लग रहा है जैसे वो लॉकडाउन में जब हमारा परिवार बना था ना, हम 2-2 3-3 घंटे लाइव पर बात करते रहते थे और एक दूसरे को ये कमी महसूस नहीं होने देते थे कि हम घरों में बंद हैं, अकेले हैं, हम जेलों की तरह घरों में बंद हो गए हैं। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुआ था बड़ा दुखदाई था, बहुत दुखदाई था, क्योंकि आदत नहीं थी हमें घरों में बंद होने की। अब तो खैर पड़ गई है, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा अनजाना सा डर लगता था। तो वही लग रहा है आज मेरे को आपसे बात करके, इतनी लंबी मैंने कितनी देर तक बात करी है। और आज तो मेरी ये मेरे ख्याल 4th लाइव है। कभी नहीं ऐसा होता है कि मैं 4 लाइव डाल रही हूँ, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, सुबह धूप भी आई और शाम को बारिश भी हुई, खुशनुमा मौसम है, खुशनुमा माहौल है। हवन हुआ था घर में, गौ ग्रास खिलाया, घर में मैंने केक भी बनाया, सुबह पूरी हलवा बना था। तो खाइए पिए मस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज कीजिए और घर का पूरा ढेर सारा काम कीजिए ताकि आपका वर्कआउट पूरी तरह हो सके। और आप जितना भी ये सब खाते हैं ना कि आपने कहा कि वर्षा कर रही है, ये खाओ, ये बनाओ और हम तो मोटे हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। घर का काम भी कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए, योग भी कीजिए। तो खा पी के उसको पचा भी लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्ट्रांग हो जाएंगे, बिल्कुल दारा सिंह की तरह। बॉडी को स्ट्रांग बनाइए। हमारा शरीर एक मंदिर है, उसकी देखभाल पूरे जोश खरोश से कीजिए, अच्छे से कीजिए। भूखे भी मत रहिए कि हम मोटे हो जाएंगे इस चक्कर में, खाइए लेकिन उसको पचाइए। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। कल फिर मैं आपको लाइव डालूंगी और लाइव का टॉपिक रहेगा Day 5, गंदगी दिल्ली छोड़ो। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हम हमेशा थे, हैं और रहेंगे। उनके विचारों के साथ हम अपने विचार भी आपस में जोड़ेंगे और उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे। गंदगी भारत छोड़ो में कल का विषय बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि पूरा भारत उसमें साथ दे और हम अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करें कि वो सरकार तक पहुँचे
और वो कानून लागू हो जो मैं चाहती हूँ, जिस पर अभी तक ध्यान नहीं गया किसी का। बहुत ज़रूरी है मेरे भारत की शान के लिए, आपके देश के लिए, आपके लिए। तो अब के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे। और शेयर करने के लिए एडवांस में बहुत सारा धन्यवाद। आप सब मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, मेरी बातों को शेयर करते हैं ताकि दुनिया तक बात जाए और देश का नाम रोशन हो, क्योंकि हम सारी बातें देशभक्ति के लिए करते हैं, देश हित के लिए करते हैं, देशवासियों के हित के लिए करते हैं, और इसीलिए हम सब एक साथ हैं, एक हैं। तो भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज़ नहीं आई? मेरे घर में भी जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।